हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। मतलब कौन कौन सा फैक्टर्स है जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हो साइंस पाठशाला यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टर्स affecting the formation of ionic bonds। फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से फैक्टर जो आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला फैक्टर्स है वह है आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जिसको हम लोग डेल्टा IS से लिखते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा EGH। और जो थर्ड फैक्टर है वह है लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा LH। ये 3 फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड्स के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। मतलब ये 3 एनर्जीज हैं, 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, इसको स्टडी देखेंगे कि कैसे किस तरह ये जो एनर्जीज हैं ये किस तरह आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, यह एक क्वांटिटेटिव मेजर है कि किसी भी एलिमेंट के एटम से उसका कितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो इसी टेंडेंसी को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर किसी भी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू अगर कम है तो उस एलिमेंट के एटम का टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का अधिक टेंडेंसी होगा। अगर किसी एलिमेंट के एटम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या है, अधिक है, तो उस एलिमेंट्स का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, यह इसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना आवश्यक है टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड फॉर्म्ड, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, एंड फॉर्म द कैटायन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसका क्या हो गया डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना एनर्जी लग रहा है, ठीक है, टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम से मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने में, है ना, निकालने में कितना एनर्जी लग रहा है, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, समझ में आ गया। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है कि
किसी एटम से, आइसोलेटेड गैसेस एटम से मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है उसी एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो मेजर हम लोग करते हैं, इसका जो यूनिट होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या दूसरा होता है किलो जूल पर मोल। ये दो तरह के यूनिट्स में हम लोग इसको मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफिनेशन कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। अगर किसी एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम है तो उसका टेंडेंसी होगा अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूज करने का। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू अधिक है तो उस एलिमेंट्स का टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब इसमें ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका क्या है कि इसको हम लोग एल्वेज, इसका जो वैल्यू होता है एल्वेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, तो एल्वेज पॉजिटिव और एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एनर्जी हम लोग को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी देना पड़ रहा है तो उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है, और वो हमेशा देना पड़ता है, चाहे किसी कैटायन से निकले, किसी न्यूट्रल एटम से निकले, किसी डाइवैलेंट कैटायन से निकले, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है वो तो एनर्जी कम या अधिक देना पड़ेगा, लेकिन एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है और यह हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लियर है। अब जो होता है एक होता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग सपोज करते हैं एक कोई एटम है, उससे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराया तो ये बनेगा मोनोवैलेंट कैटायन, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फिर इस मोनोवैलेंट कैटायन से हम लोग फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे तो ये बनेगा डाइवैलेंट कैटायन, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। फिर इस डाइवैलेंट कैटायन से फिर से एक तीसरे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा ट्राइवैलेंट कैटायन। फिर इस ट्राइवैलेंट कैटायन से, है ना, फिर से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो ये बनेगा A4+, और ये इसी तरह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग सपोज करें, ये है डेल्टा IH1, ये है डेल्टा IH2, ये है डेल्टा IH3, और ये है डेल्टा IH4। ठीक है बच्चों, इस तरह क्या होगा, ये डेल्टा IH5, डेल्टा IH6 इस तरह होते जाएगा। तो ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा IH2, डेल्टा IH2, डेल्टा IH3, डेल्टा IH4, है ना, एंड सो ऑन को कलेक्टिवली नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो इस तरह का है यहाँ पे, है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा IH2, डेल्टा IH3, डेल्टा IH4, मीन्स कि डेल्टा IH2, डेल्टा IH3, डेल्टा IH4, है ना, और सो ऑन को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इस सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी
का जो ऑर्डर होगा बच्चों, इसका क्या ऑर्डर होता है, हम लोग इसको ऑर्डर को जानेंगे कि किसका, है ना, अगर डेल्टा IH4 है तो उसका वैल्यू डेल्टा IH3 से क्या होगा, अधिक होगा, और डेल्टा IH3 का वैल्यू डेल्टा IH2 से अधिक होगा, और डेल्टा IH2 का वैल्यू डेल्टा IH1, है ना, से क्या होगा, अधिक होता है, अधिक उसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, तो क्या होगा, ये डेल्टा IH अगर मान लो कि 5 लेते हैं तो इसका वैल्यू अधिक होगा डेल्टा IH4 से, इसका वैल्यू होगा डेल्टा IH3 से, और इसका वैल्यू होगा डेल्टा IH2 से। इस तरह इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है बच्चों, अब इस ऑर्डर को कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो इसका है कि अगर कोई कैटाइन, है ना, अगर कोई कैटाइन का फॉर्मेशन होता है तो कैटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिमूव होता है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटेगा, लेकिन बट न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, रिमेन्स सेम रहेगा, है ना, एज इन द पैरेंट एटम, पैरेंट के एटम की तरह यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मीन्स ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा, न्यूक्लियर चार्ज सेम है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गया उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। मीन्स ये हुआ कि वो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, उस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अधिक अट्रैक्टिव फोर्स से अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, जिसके कारण क्या होगा, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, वो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है होल्ड मोर टाइटली, है ना। तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली होगा तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, है ना, तो उसके लिए क्या होगा, हमको एनर्जी क्या होगा, अधिक देना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, अगर एनर्जी अधिक देना पड़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा, अधिक होगा। यही रीजन्स है ना। तो जैसे जैसे मान लो कि H5 आ गया तो ऊपर क्या होगा, अधिक पॉजिटिव चार्ज है, अधिक पॉजिटिव चार्ज है मतलब अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन उससे क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब हो गया कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचा है उसमें, जिसको हमको रिमूव कराना है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। अब उस अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से क्या होगा, हमको अधिक एनर्जी देना पड़ेगा उस अट्रैक्टिव फोर्स से ओवरकम होने के लिए, है ना, तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसीलिए जो होता है, जैसे जैसे उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, मीन्स वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, होल्ड मोर टाइटली हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हमको अधिक एनर्जी देना पड़ेगा, जिसके कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए डेल्टा H5 का वैल्यू अधिक होता है देन दिस, और इसका जो वैल्यू होगा वो किससे होगा, डेल्टा IH1 का सबसे, जिसको सिंपली हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, और इस सबको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे वैल्यू क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स कि डेल्टा IH1 का सबसे वैल्यू कम होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये न्यूट्रल एटम होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी घटा नहीं है, अभी हम लोग रिमूव कराने जा रहे हैं, तो इसीलिए हमको क्या होता है, कम अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस के द्वारा लगता है, कम एनर्जी देना पड़ता है। कम एनर्जी देंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होगा, कम होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इसका रीजन्स है कि इसका जो ऑर्डर है ना, यही इसका ऑर्डर का ये एक्सप्लेनेशन है, यही इसका कारण है कि इस तरह से इसका ऑर्डर होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक
मेटलिक एटम होता है, ठीक है, और ये दूसरा क्या होता है, नॉन मेटलिक एटम होता है। ये कैटाइन बनाएगा, ये एनायन बनेगा। तो हम लोग को अभी देखना है कैटाइन का। तो यहाँ से क्या होगा, ये क्या बनाएगा, कैटाइन, ठीक है। अब कैटाइन कौन सा बनाएगा, जो जिसमें क्या होगा कि जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा वह क्या बनाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम अगर होगा तो वो कैटाइन का फॉर्मेशन अधिक से अधिक करेगा। अगर कैटाइन का फॉर्मेशन अधिक से अधिक होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इजली आयनिक बॉन्ड का फॉर्म होगा, इजली आयनिक बॉन्ड का फॉर्म होगा। अब ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है कम किसका होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है किसका बच्चों, एल्कली मेटल्स का। एल्कली मेटल्स का क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जो क्या है, ग्रुप, किस ग्रुप का एल्कली मेटल्स है, ग्रुप 1, और ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक का ये एल्कली मेटल्स है, ठीक है, जिसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, लो होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, लो। अगर ये वैल्यू लो होगा तो क्या होगा, हैविंग मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा तो इसके पास अधिक टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने का। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने का मोर टेंडेंसी होगा तो इजिली क्या होगा, इजिली कैटाइन फॉर्म्ड होगा, नहीं, इजिली कैटाइन फॉर्म होगा, क्लियर है। अगर इजिली कैटाइन फॉर्म होगा तो इजिली क्या होगा बच्चों, इजिली आयनिक बॉन्ड का भी क्या होगा, फॉर्म्ड होगा, क्लियर है, ठीक है। ठीक से देखो फिर से, हम लोग जानते हैं कि मेटलिक एटम का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो ये क्या होता है, ये कैटाइन बनना है, और कैटाइन इजिली कौन सा बनेगा, जिसके पास क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम होगा। अब इस मेटलिक एटम में भी एल्कली मेटल्स का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, लो होता है। और अगर ये लो होगा तो हैविंग मोर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी अगर अधिक है तो क्या होगा, इजिली कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, और इजिली कैटाइन का फॉर्मेशन होगा तो इजिली आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो किस तरह हम लोगों ने देखा कि किस तरह आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। तो जितना ही कम से कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होगा उतना ही हैविंग क्या होगा, मोर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और जितना ही अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होगा उतना ही आसानी से कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, और जितना ही आसानी से कैटाइन का फॉर्मेशन होगा उतना ही आसानी से इजिली आयनिक बॉन्ड क्या होगा, बनेगा, ठीक है बच्चों, समझ में। अगर मान लो कि कोई एटम है लेकिन उसका हैविंग जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो हैविंग लेस टेंडेंसी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अगर लेस टेंडेंसी होगा, रिमूव इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, डिफिकल्ट से निकलेगा, मतलब उसके लिए एनर्जी हमको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो उसका जो कैटाइन बनेगा वो बहुत डिफिकल्ट से बनेगा, बहुत कम बनेगा। अगर ये बहुत कम बनेगा तो आयनिक बॉन्ड का भी फॉर्मेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वह किस तरह आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इस जो मेटलिक एटम जनरली क्या बनाता है, कैटाइन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस है NH4+ अमोनियम आयन है ना, जो क्या करता है, यह एक मेटलिक कैटाइंस नहीं है ना, ये एक मेटलिक कैटाइंस नहीं है, लेकिन यह जो अमोनियम आयंस है यह कैटाइन का काम बहुत सारे आयनिक कंपाउंड में
करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि किस तरह आयनिक बॉन्ड को आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह अफेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जो 2 रिमेनिंग फैक्टर बचा है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।